कपिल शर्मा के शो में जाकर वो लोगों के दिलों पे छा जाना, कपिल के दिल पे छा जाना, कपिल से जाके गले मिलना स्टेज पर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लोग सपना देखते हैं और वो मैं सपना पूरा करके बैठा हूँ। गुड मॉर्निंग राज भाई, मैं हूँ आरजे राहुल 91.1 रेडियो सिटी पर। आज देख रहे हैं मुझे और सुन रहे हैं। कपिल शर्मा शो में जाने के बाद मुझे एक अलग पहचान मिली थी, क्योंकि अगर वो उस दिन या उस टाइम पे मुंबई में नहीं होते तो मैं भी नहीं होता वहाँ पर। कपिल शर्मा शो में जाने के बाद मेरे कुछ शोज़ थे जो शुरू होने वाले थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद वो काम चौपट हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं राहुल यादव जी के साथ में, जो कि आज के डेट में सोशल मीडिया पे एकदम ये ट्रेंड में चल रहे हैं। इनके पास जो कला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कला शायद ही किसी के पास होगा। तो आज हम इनसे परिचय कराएंगे और आज इनका जीवन परिचय इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो स्वागत है राहुल जी आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद भैया, आपका भी मुझे बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो एक चीज़ ये बताइए, आप जो है आज के डेट में सोशल मीडिया पे यूट्यूब खोला जाए, इंस्टाग्राम खोला जाए, फिर फेसबुक, आप जो है आप जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप नज़र आ रहे हैं। इसका राज क्या है? आखिर क्या वजह क्या है कि इतना जो है दर्शकों को बताइए कि क्या वजह है कि आप जो एकदम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आप? इसकी वजह ये है कि आपके जैसे ही मीडिया बंधु भाई लोग जिन्होंने कहीं मेरा वीडियो देखा और उसके बाद धीरे धीरे वो पहचान ऐसी बनी कि वो लोग आए और सबने इतना प्यार और सपोर्ट, जैसे आप आए हैं वैसे ही और भी मीडिया बंधु भाई जितने भी लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने अपने चैनल पे चलाया, तो एक को देख के दूसरा आया। और वही वाली बात कह सकते हैं कि जब आपके अंदर कुछ हुनर होता है, कुछ खास बात होती है, तभी लोग आपके पास आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हुनर भगवान ने दिया है और ज़रिया मीडिया बंधु ने दिया है, जो लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ आज के टाइम पे। जितने भी सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं कि जहाँ मैं दिख रहा हूँ, वो सब यही कमाल है कि थोड़ी मेहनत है और थोड़ा मीडिया बंधु का प्यार है। तो वही वाली बात है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी इनका वीडियो सोशल मीडिया पे देखा और मेरे मन में ये जो है सवाल उठा कि एक बार क्यों ना इनसे चला जाए और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इनका जो है जीवन परिचय से लेकर इनका मिमिक्री तक जो है आपको दिखाऊं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कपिल शर्मा से लेके मतलब यहाँ तक काम कर चुके हैं कि जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है राजनेता से लेके नेता, यहाँ तक कि 70 से ज़्यादा आवाज़ें जो है ये राहुल जी निकालते हैं और इसी को लेकर ये एकदम चर्चाओं में बने रहते हैं और बने हुए हैं आज के डेट में। तो राहुल जी, सबसे पहले आपका जीवन परिचय जो है इस वीडियो में हो जाए, तो शुरू कीजिए जीरो से लेकर और आज तक का सफ़र जो है बताइए हमारे दर्शकों को कुछ। ज़ीरो से लेकर आज तक का सफ़र तो यही कहूँगा कि बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना है इस सफ़र में, और बहुत कुछ सीखना है। और अभी बाकी पूरा उम्र ये है कि जीवन सीखना ही है। कहीं भी ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि मेरे को बहुत कुछ आ गया है। आज भी मैं आवाज़ें सीखता हूँ, जितनी आवाज़ें निकालता हूँ उसमें और आवाज़ें ऐड ऑन करने के लिए मैं सीखता ही हूँ। बहुत कुछ सिखाया है जीवन ने, बहुत कुछ सिखाया है लोगों ने, और अच्छे और बुरे समय में ये चीज़ समझ में आई है कि जो कहते हैं लोग कि हाँ आप सपोर्ट करते हैं या आप बिल्कुल ही एकदम साथ खड़े हैं, तो वो भी मैं देख चुका हूँ कि कितने लोग साथ खड़े रहते हैं और कितने लोग नहीं खड़े रहते हैं। और यही मानूंगा कि जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं, परिवार होता है, उनके अलावा कोई आपके साथ नहीं होता। ये देख चुका हूँ मैं। और जितना भी मैंने किया है यार, मतलब नहीं कहूँगा कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर दिया, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो कुछ भी मैंने किया है वो ऊपर वाले की मेहरबानी है, महादेव की कृपा है। क्योंकि ये जो कला है मेरे अंदर वो ऐसे ही नहीं थी, क्योंकि अगर ये कोई डांस क्लासेस में जाके सीखने वाला हुनर होता तो मैं सीख लेता। सिंगिंग क्लासेस में जाके आप सिंगिंग सीख सकते हो तो मैं सीख लेता, लेकिन ये ऐसा हुनर था कि इसे मुझे खुद ही सीखना था और खुद से ही मुझे इसका करेक्शन करना था। तो उस तरीके के मुझे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे एक एक दो दो घंटे सुना है, मेरी मिमिक्री को बर्दाश्त किया है और सही या गलत जो भी था वहीं से सीखा। फिर मैं एक बात कहूँगा कि मुझे कुछ बड़े भैया लोग ऐसे मिले हैं, जिसमें से एक ऐसे हैं कि जिनका तो मतलब मैं कभी भी उपकार चुका ही नहीं सकता हूँ। उनका नाम है देवेंद्र मारतोलिया, मार्टो भाई कहता हूँ मैं उनको प्यार से। और जो कपिल शर्मा शो है, जिस कपिल शर्मा शो में जाने के बाद मुझे एक अलग पहचान मिली थी, जहाँ से मेरी जीवन की पूरी एक दिनचर्या बदल गया था, लोगों का नज़रिया बदल गया था मेरे प्रति, वो उनके थ्रू ही हो पाया, उनके वजह से हो पाया। क्योंकि अगर वो उस दिन या उस टाइम पे मुंबई में नहीं होते तो मैं भी नहीं होता वहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक वहीं से आई है, क्योंकि अगर आप वहाँ जा रहे हैं और उस शो में जा रहे हैं, कपिल शर्मा शो में, और आपके पास मुंबई जैसी जगह पर रहने की मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत महंगा शहर है। और मैं सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए गया था और भैया से मैं टकराया, मतलब मैं साथ ही रहता था उनके, हल्द्वानी में मिले हुए हैं, लेकिन मुंबई में उनकी जॉब थी और वो इंडियन नेवी में। तो उस दौरान मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा आजा मैं यहीं हूँ। मैं गया
और किस्मत का देखिए वही खेल होता है कि उसी बीच में मेरा कपिल शर्मा शो में मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी और मेरा हो भी गया, और भैया ने फिर मेरे को बहुत सपोर्ट करा। और यही कह सकता हूँ मैं, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं अप्लाई तो कर देता लेकिन कपिल शर्मा शो में नहीं जा पाता। और आज आपको जो पहचान मिली है वो पहचान नहीं मिल पाई। जी, बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। और यही मैं कहूँगा कि जब धीरे धीरे मेरा काम बढ़ा ना, धीरे धीरे जैसे मेरा नाम बढ़ा, वैसे वैसे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मेरे प्रति चेंज होने लगी थी, लोगों की सोच भी मेरे प्रति चेंज हो गई थी। तब हर कोई मुझे सपोर्ट करता था। और जब कपिल शर्मा शो में जाने के बाद मेरे कुछ शोज़ थे जो शुरू होने वाले थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद वो काम चौपट हुआ। काम चौपट होने के बाद फिर मेरे टिकटॉक पे वीडियोस वायरल हुई। और टिकटॉक पे वीडियोस इतनी वायरल हो गई कि मतलब लोगों को मेरा नाम नहीं पता चल रहा था, बस ये पता था कि ये कोई लड़का है जो कपिल शर्मा शो में गया है, क्योंकि एडिटिंग में वो नाम कट गया था मेरा कि राहुल यादव। मैंने अपना जो नाम लिया था वो कपिल शर्मा के शो में एडिटिंग में कट गया था। तो सिर्फ यही होता था कि ये लड़का आया और इसने ये आवाज़ निकाली, तो यही हो रहा था। तो लोगों को मेरा नाम तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन मेरी वीडियोस पे जो मैं व्यूज़ देख रहा था वो मिलियन में जा रहे थे। तो मैं बहुत खुश था अंदर से कि चलो कहीं ना कहीं मैं वायरल हो रहा हूँ। कुछ टाइम बाद टिकटॉक बैन हो गया। उसके बाद फिर वही कहते हैं ना कि जब धीरे धीरे समय बदलता है तो फिर जो लोगों की जो कल तक साथ थे, जो प्रतिक्रियाएँ जिनकी मेरे लिए बदल चुकी थी, वो फिर से बदल गए। और उनकी नज़र में यही हुआ कि अब ये गया तो भाई आप कुछ और करना चाहें तो कुछ और कर लीजिए। बहुत लोगों ने राय दी। आज मतलब मैं उनसे ये चीज़ मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई नाराज़गी उनके प्रति, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो मेरे से रिलेटेड या मेरे फील्ड से रिलेटेड या किसी भी फील्ड में रिलेटेड आप अगर आप कहीं पर भी मेहनत कर रहे हैं तो आप से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए। 4 लोगों की बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, क्योंकि जैसा समय बदलेगा लोगों की राय आपके लिए बदल जाएगी। जो कल तक आपको बोलता है कि आप ये मत करें, आप ये करें, परसों नरसों आपके बदलने के बाद, आपके दिन बदलने के बाद वो यही कहेगा कि यार मैं तो तेरे से पहले से कह रहा था तू ये कर, है ना। तो इसीलिए नाराज़गी नहीं होनी। ये लोग आपको मोटिवेशन के तौर पे मिलते हैं, ऊपर वाला आपके पास भेजता है। और आज देखिए मैंने 2022 में एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने शुरुआत करी थी 2021 के एंड में। अच्छा राहुल जी, शुरुआत करते हैं आपका जो एजुकेशन है उसको लेकर वहाँ से, और जो आगे की बातें हैं वो चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है थोड़ा समझने में भी अच्छा लगता है। तो आपका जो एजुकेशन है उससे शुरुआत किया जाए। जी, एजुकेशन मेरी है कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ ही साथ मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। मास कम्युनिकेशन में रेडियो जॉकी भी मैं कर चुका हूँ। और ये मैंने तो रेडियो जो बोल रहे हैं इसको थोड़ा बताइए, लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे रेडियो जॉकी बहुत ही एक ऐसा वो है ना कोर्स है कि ये मास कम्युनिकेशन वाले, अब तो ऐसे बहुत लोग जानने गए। जिस टाइम पे हमने शुरू करा था उस टाइम पे बहुत कम बोल के बताइए, जैसे कि बोलते हैं कि जो रेडियो स्टेशन में जो बोलते हैं राज भाई, गुड मॉर्निंग राज भाई, मैं हूँ आरजे राहुल 91.1 रेडियो सिटी पर। आज देख रहे हैं मुझे और सुन रहे हैं मुझे, तो आपको एक बात बता दूं कि जितना भी आप मुझे सुन रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया जहाँ पर भी हैं खुश रहें और अपने माँ बाप को प्यार दें और जितना हो सके उतना सम्मान दें। बाकी दुनिया की बातें आज हैं और कल नहीं, वो तो बदलते रहेंगे जैसे रात है और दिन नहीं। तो देखिए आपके साथ मेरी ये हो रही है बात, तो कुछ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मतलब ऐसी कुछ ये। तो ये जिस तरीके से होता था ना, तो मैंने जब ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, साथ साथ मिमिक्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैंने ये पढ़ा था कहीं पर कि जिसके अंदर मिमिक्री का टैलेंट है वो आरजे कर सकता है। तो बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं बहुत उससे गया था लखनऊ 2015, भाग के गया था। मतलब भाग के बोलूँगा इन द सेंस क्योंकि घर वाले राजी नहीं थे। तो वहाँ गया और कोर्स ज्वाइन किया और थोड़ा जगह रेडियो में भी मौका मिला मुझे। उसके बाद एक MTV कलर्स ऑफ यूथ सीज़न 5 आया था, उसमें 140 बच्चों में से इकलौता मैं सेलेक्ट हुआ था। अच्छा जी। और वो सिलेक्शन के बाद ये एक अंदर से कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था, क्योंकि अपने शहर में तो आप अगर कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे शहर में जाकर अगर झंडा गाड़ दें और वो भी ऐसे ऐसे लोगों के बीच में, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो रोडीज़ का आपने देखा होगा, निखिल चिनेप्पा को आप जानते हो जो चश्मा पहनते हैं, काले काले से जो चश्मा पहन के आते हैं, बहुत इंग्लिश में बात करते हैं, वो थे उस टाइम पर जज। वहाँ सेलेक्ट हुआ, उसका दिल्ली गया, सेमीफाइनल तक पहुँचा था। वहाँ बाहर हो गए, हार गए, लेकिन पहली बार फ्लाइट में बैठे थे यार बिना खर्चे के अपने, तो अच्छा लगा था। फिर वहाँ से लौट के आए तो ये हुआ कि शोज़ मिलने लगे थे, स्टेज शोज़ काफ़ी मिलने लगे थे। और फिर वही है जीवन का टर्निंग पॉइंट, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का कपिल शर्मा शो था। कपिल शर्मा के शो में जाके अगर कपिल शर्मा से कुछ चीज़ जानने को मिल जाती है अपने टैलेंट को रिलेटेड, कि जैसे कि मैं अपने टैलेंट को लेकर जैसे एक भ्रम में हूँ कि मेरा टैलेंट अच्छा नहीं है या मेरे अंदर कमी है, तो कपिल शर्मा सीधे वहीं पर बता देते और उसी दिन से मेरा सफ़र जो होता वो बैक हो जाता। मैंने यही सोचा था, लेकिन कपिल शर्मा के शो में जाकर वो लोगों के दिलों पे छा जाना, कपिल के दिल पे छा जाना, कपिल से जाके गले मिलना स्टेज पर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लोग सपना देखते हैं और वो मैं सपना पूरा करके बैठा हुआ हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैंने अपने जीवन में हर एक पड़ाव देख रखा है। इसीलिए मैं एक आज मैं बोलूँगा मतलब कि बहुत बड़ा भगवान का हाथ है मेरे ऊपर, कि कितना भी मेरे साथ कुछ भी हुआ हो,
अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन कहीं भी मुझे मतलब पूरी तरीके से गिरने नहीं दिया ऊपर वाले ने, संभाल रखा है। और टैलेंट जो है ना वही है कि भाई आप निखर के आता है लोगों के सामने और प्यार से आता है। तो जो लोगों ने दोबारा प्यार दिया, और अब यह है कि दोबारा जो मेरा टैलेंट है वो फिर से लोगों तक जा रहा है, फिर से लोगों तक पहुँच रहा है, मोबाइल तक जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें मैं सच में शुक्रिया अदा सबका करना चाहूँगा, आप लोग का भी करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने भैया का नाम लिया, देवेंद्र मार्टो लिया, मार्टो भाई मेरे, सच बता रहा हूँ उनके जैसा मैंने मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा गॉडफादर होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा बस। आप जो है एंकरिंग भी कर चुके हैं। जी हाँ, एंकरिंग भी की है मैंने, और बस यही था कि एंकरिंग का भी एक वो होता है कि जैसे अब जो बोल लेता है बंदा, साथ साथ मीडिया में भी थोड़ा बहुत काम कर चुका हूँ, तो बोलने का अनुभव हुआ ही, क्योंकि अब जब मिमिक्री कर रहे हैं तो आपको बोलना ही है। तो एक दो जगह हाथ मार चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिमिक्री में रह गया, मीडिया में भी जा चुका हूँ, एंकरिंग भी कर चुका हूँ, लेकिन पसंद मुझे मिमिक्री करना ही है, आवाज़ निकालना ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसी में हूँ अभी तक। अच्छा, जो आप आवाज़ निकालते हैं एकदम हूबहू आवाज़ निकालते हैं, तो अगर आप फ़ोन पे किसी से बात करेंगे ना रवि किशन जी के आवाज़ में, तो वो बंदा एकदम पागल हो जाएगा, क्योंकि वो यही समझेगा कि अरे ये तो रवि किशन जी हैं, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि ये राहुल यादव जी हैं। और आखिर आपके अंदर ये चला कैसे कि मतलब मुझे मिमिक्री करना चाहिए? जैसे आपने बोला ना रवि किशन जी के, मतलब मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा कि मैंने एक बार एक से बात करी थी अजय देवगन की आवाज़ में, तो वो इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था फ़ोन पे, उसने सोचा कि सच में अजय देवगन से बात कर रहा हूँ। उसने अपने घर में चाचा, ताई, ताऊ सबको बता दिया, बड़े पापा, बड़ी मम्मी को, कि अरे मैं तो अजय देवगन से बात करी, मेरे दोस्त ने मेरी बात करवा दी, ये है वो। और मैं जब हफ्ते भर बाद गया उसको ये बताने के लिए कि भाई वो अजय देवगन नहीं, वो मैं था। तो जब मैंने सुना कि यार उसके तो पूरे घर में ये चर्चा है कि अजय देवगन से इसने बात करी है, तो मैंने कहा अब नहीं बता सकता, क्योंकि इसके घर में आया हूँ, ये मुझे यही मारेगा। मैंने अपने मुंह पे ऐसे चुप्पी बांधी और मैंने कहा भाई हाँ, तूने अजय देवगन से ही बात करी थी। तो ये सब प्रैक्टिस की देन है। अब यही अजय देवगन जी की आवाज़ जो है मैंने 17 से 18 दिनों में सीखी थी। बहुत टाइम लगा था मुझे इसकी आवाज़ को सीखने में, आसान कुछ नहीं है। और ये शुरुआत हुई थी बचपन से, जब मैं छोटा था तभी से हो गई थी। अब आवाज़ें सुनता बहुत था, और एक भैया थे जो मेरे भैया को बुलाने आते थे घर पे, भैया के दोस्त हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, वो शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ में बुलाते थे भैया को। तो मैं सुनता था यार, मैं कहता था यार ये पिक्चर तो मैंने पिक्चर में आवाज़ सुनी है, टीवी में आवाज़ सुनी है, ये तो भैया निकाल रहे हैं। तो वो ना एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब मैं उनको सुनता, तो अब वो अंदर से हो गया, बच्चा था ही। अब जानते हैं कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि किसी चीज़ को पीछे पड़ जाते तो पड़ ही जाते हैं। ये वहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने पहले जो कॉपी करी वो शत्रुघ्न सिन्हा थी, फिर ये हमारे बच्चन साहब थे, और हमारे मिथुन जी हुए। इनको मैंने धीरे धीरे उनके मुँह से सुनता था, मैं कॉपी करता था, मैंने कोई प्रॉपर कुछ वो नहीं करा। लेकिन जब मैंने उनकी आवाज़ भी निकाल ली, तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि राहुल भाई आप एक काम करो, आप और आवाज़ें भी सीखो, क्या पता आप निकाल लो, क्योंकि इतनी अच्छी निकालने लग गए हो। फिर वो जो कारवा था ना वो बढ़ता गया, कभी सुनील शेट्टी, कभी मतलब अक्षय कुमार, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी, ये लोग का जो करते फिर एक अंदर से आने लग गया कि यार अब तो मैं किसी की भी कर सकता हूँ। तो फिर वो भी था कि किसी की भी नहीं हो सकती आपके गले से, क्योंकि भगवान ने गला जो आपका दिया है वो एक अलग ही दिया है। बेस, मेरी आवाज़ में बेस है, तो हर बेस वाला जो जितना है वो बड़े अच्छे से कॉपी कर लेता था। लेकिन ऑलमोस्ट जो है मैंने सबको कॉपी किया। एक डायलॉग भी अगर बोलूँ तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं कादर खान साहब का भी एक डायलॉग बोल सकता हूँ, और मैं जगदीप साहब का भी एक डायलॉग बोल सकता हूँ जो शोले पिक्चर में थे। तो मतलब ऐसे बोलने पे आऊँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं 70 से ज़्यादा आवाज़ें फिर मेरी हो गई। फिर उसमें कुछ सिंगर्स भी आ गए, कैलाश खेर जी भी हो गए, कुमार शानू जी भी हो गए। तो इस तरीके से भी मैंने किया। और फिर जाना एक टाइम पे जाके कि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं, जैसे उसमें 20-25 आवाज़ें ऐसी हैं जिसमें सलमान खान है, जिसमें अजय देवगन है, जिसमें योगी जी हैं, केजरीवाल हैं। ऐसी हैं आवाज़ें हैं कि फिर मुझे उन 70 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही आवाज़ें जो हैं वो माहौल बना देती हैं। तो फिर मैंने इन पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करी, और धीरे धीरे ये जाना कि जो रियल टैलेंट है आज के टाइम पे ना, वो रील्स के ज़माने में छुप गया है। तो इसीलिए मैंने क्वांटिटी के पीछे भागना छोड़ दिया और मैं क्वालिटी पे आ गया। इसलिए मैंने ज़्यादा आवाज़ें बढ़ाई नहीं अपनी, मैंने कहा क्वालिटी देंगे। फिर मैं क्वालिटी देके भी थक गया हूँ क्योंकि केजरीवाल जी की आवाज़ मुझे ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ, केजरीवाल जी की आवाज़ अभी तक जैसी मैंने निकाली है, मैंने अभी तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा है कि कोई वैसा निकाल सकता हो। मैं खुद नहीं देखा आज तक कि केजरीवाल जी का आवाज़ कोई दूसरा निकाल सकता है। जब मैं आपका वीडियो देखा तो मेरे अंदर वो इच्छा जागृत हुई कि आपसे मिलना ही चाहिए, और मेरे चैनल के माध्यम से जो है दर्शकों तक ये चीज़ पहुंचाना चाहिए। तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर भी मेरे उस पर जब व्यूज़ नहीं आते हैं या लाइक नहीं आते तो मैं कॉन्फिडेंस तो मेरा नीचे नहीं आता। फिर मैं ये सोचता हूँ कि आखिर पब्लिक देखना क्या चाहती है। और फिर जब मैं देखता हूँ कि एक तरफ रील्स पे या फेसबुक पे मतलब जितनी हो सके उतनी वाहियात वीडियोस पे लाखों में व्यूज़ हैं,
हज़ारों में शेयर है। मतलब मैं समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग ना, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में होंगे जो नहीं देखते, मैं भी उसी कैटेगरी में जो नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी इतने व्यूज़ मिलियन में और हज़ारों में शेयर्स, जिसको देखकर आप ये कहोगे कि शायद आप अपने घर में, मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप मेरी वीडियो अपने पूरे परिवार को दिखा सकते हैं। जी 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 जी। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ, जिस तरीके के आज कंटेंट वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके के कंटेंट आज चल रहे हैं, आप उनमें से एक वीडियो 15 सेकंड या 5 सेकंड आप अपने घर में किसी को नहीं दिखा सकते, चाहे वो छोटा बच्चा हो, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते आप। हम लोग एक टाइम पे इमरान हाशमी को बहुत कहते थे ना कि यार इसकी पिक्चर घर में देखने लायक नहीं है, लेकिन आज मुझे बता दीजिए कि उससे गए गुजरे कितने लोग आ गए हैं आज के टाइम पे। आज हम अपने सोसाइटी में किस तरीके का मैसेज भेज रहे हैं ना, किस तरीके की चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने सीपी में और मरीन ड्राइव पर मुंबई में इतने हज़ारों सिंगर, इतने हज़ारों टैलेंटेड लोगों को ना भटकते हुए देखा है मेरी तरह। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उनको वो प्लेटफॉर्म मिले जो बेफालतू के लोग लेके बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज के टाइम पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और किसकी वजह से? लोगों की वजह से, उनके व्यूज़ की वजह से। और आज के टाइम पे लोगों को अपने व्यूज़ की पावर पता ही नहीं है, उन्हें क्या देखना उन्हें पता ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आज की जो जनरेशन है, जो आपको जो जेन ज़ी बोल रही है, या और लोग भी जो अपने आप को बहुत समझदार कह रहे हैं ना, समझदार नहीं है, वो ज़्यादा ज्ञानी वाले लोग नहीं है, वो बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में कुछ गलत ही मैसेज पहुँचा रहे हैं। जब देखने वाले की सोच जो है नेगेटिविटी की तरफ जो आकर्षित हो रही है, तो पड़ोसने वाला भी तो वही है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खुद उस चीज़ का विरोध करेंगे तभी तो कुछ होगा। अब मैं इंस्टा की रील्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी। चलिए मैं अश्लीलता को भी छोड़ देता हूँ। एक वीडियो मैंने ऐसी देखी जिसमें एक इंसान यूँ खड़ा है, अब पूरा गाना बज गया और वो इंसान यूँ ही खड़ा रह गया है, और उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे 1.5 मिलियन व्यू हैं। क्या बात करते हैं? मैं आपको दिखा सकता हूँ, खाली खड़ा है यूँ, और गाना चल रहा है पीछे से, और 1.5 मिलियन व्यू है। मैंने देखा, मैं चौंक गया। अब ये बताइए कि वो कहाँ से आ रहा है? खुद ही सोचने वाली बात है कि अगर मैं बोलूँ कि ये यूपी बिहार में देखा जा रहा है लोगों के बीच में, तो यूपी बिहार में ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने यूपी बिहार के लोग ही देखने वाले। लोग कहते हैं कि अरे यूपी और बिहार के लोग हैं जो ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं। अरे तो भैया देखने वाला कौन है उनको? वो तो पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं ना। अब ये जो टिकटॉक को हमने बैन करवाया, टिकटॉक नहीं चला, उसके बाद रील्स आया, अब रील्स के बाद अब क्या आएगा? लेकिन मेरे कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, ये वीडियो भले ही मैं मतलब बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक तात्पर्य है, सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर उस कलाकार के लिए, हर एक टैलेंटेड पर्सन के लिए कह रहा हूँ जिसको सच में इस चीज़ की वैल्यू है और सच में इसको इसकी ज़रूरत है। आप उसको दीजिए ये व्यूज़, उसके पास पहुँचाइए अपना ये एक व्यू, उसको कीजिए शेयर। आप इन वाहियात लोगों को शेयर कर देते हैं और कल के दिन ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। अब आपके वीडियो के माध्यम से मैं पुनीत सुपरस्टार का नाम लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं घबराता। सीधी बात है भैया, हम यूपी से हैं, है ना, हम यूपी से हैं, हम नहीं शर्माते ना, हम घबराते हैं। पुनीत सुपरस्टार क्या करता है? नाली में जाता है, नाली का पानी पीता है और लोगों से कहता है कि मुझे व्यूज़ दीजिए, मुझे भर भर के व्यूज़ दीजिए, क्योंकि मैं दिल्ली में लोगों को खाना खिलाता हूँ, बच्चों को खाना खिलाता हूँ, इनको खाना खिलाता हूँ। अरे भीख क्यों मांग रहा है भाई? तू भीख ही तो मांग रहा है। कंटेंट क्या है आपका? एक नाली में जाके पानी पी दे रहे हो तो वो कंटेंट है? क्या देखोगे आप उसमें? तो फिर आप सीमेंट डाल दे रहे हो चेहरे पर, फिनाइल पी ले रहे हो, नंगा उतर रहे हो कहीं पर सिगरेट जलाते हुए और कार में हेलमेट पहन के बैठ के फिर चले जा रहे हो, ये कहाँ का कंटेंट है? इसको कंटेंट कहते हैं आप? अरे अब तो थारा भाई जोगिंदर ने भी अपना कंटेंट बदल दिया। पहले छाती पीटता था वो, अब तो उसने भी बदल दिया। लोगों ने उसको भी बहुत गालियाँ दी, दीपक कलाल को इतनी गालियाँ दी, लेकिन उनको फैलाने वाले कौन है? लोग ही तो हैं। और उसके अगर उसके अपोजिट में मैं चला जाऊँ तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका इंडियन आइडल्स में सिलेक्शन नहीं होता है। एक से एक सिंगर हैं जो 7वें या 8वें सुर में भी जाके गा दे, मतलब एक बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उनके अगर आप चले जाएँ, व्यूज़ देख लीजिए, फॉलोअर देख लीजिए तो कम मिलेंगे। अरे बाकी आप छोड़िए, अंजलि अरोड़ा का देख लीजिए आप। अंजलि अरोड़ा इंस्टा पे कितने मिलियन फॉलोअर लेके बैठी हुई है। और आप जिसने देश का सम्मान बढ़ाया था, नीरज चोपड़ा, आप उनके फॉलोअर जाके देख लीजिए। सबसे बड़ी सच्चाई तो यहीं आपको, और डिफरेंस आपको यहीं समझ में आ जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अच्छा राहुल जी, मैं आपका ध्यान जो है थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा दूसरे तरफ कि जैसा कि लोग जो है, मान लीजिए अगर मुझे सिंगिंग सीखना है, गायकी सीखना है, तो मैं एक सिंगर के साथ या फिर मेरा कोई गुरु मिल जाएगा। डांसिंग सीखना है तो डांस क्लास है। लेकिन आपने जो मिमिक्री वाला जो सिस्टम जो अपनाया है,
आपका कोई गुरु या फिर कोई मतलब था, या फिर आपने खुद अपने ऊपर जो है आप जो है खुद मेहनत किए हैं आप अपने आप को इतना तैयार करने में? भैया कहने वाली बात तो हो जाएगी कि सच में कोई गुरु ऐसा नहीं मिला मुझे अभी तक जो मिमिक्री के मुझे कोई ऐसे हुनर या टिप्स बताए। और देख देख के बड़ा हुआ हूँ तो वो सुनील ग्रोवर जी को देख के बड़ा हुआ हूँ और उनकी मिमिक्री सुनता था मैं जब तक, मतलब अधिकतर जब मेरे को जब ज़्यादा ज्ञान हो गया मिमिक्री के बारे में, ज्ञान बोलूँ मतलब इन द सेंस ज्ञान नहीं बोलूँगा, जब ज़्यादा पता चलने लग गया कि हाँ मिमिक्री ऐसे होती है तो मैं उनको सुनता था, सुनील ग्रोवर साहब को। तो एक वही मानूंगा कि वही उन्हीं को देख के सीखा है। मतलब ऐसा कोई गुरु नहीं मिला अभी आज तक मुझे जिसने मुझे सही टिप्स दी हों या सही राह पे किसी ने कोई ऐसा हाथ, मैं कहता हूँ मतलब ऐसा कोई नहीं बंदा मिला जिसने हाथ पकड़ के मुझे कहा होगा कि चल यार भाई मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ या मैं तेरे साथ हूँ। लोग ऐसा कोई मुझे नहीं मिला। हाँ अपने दम पे मैंने किया है, अपने दम पे बोलो इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन थी, लेकिन यह है कि उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरे सपोर्ट से यहाँ गया। हाँ मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे सपोर्ट से ये गया है। जिसको भी क्रेडिट देना, जैसे मैं अपने मुंह से जो क्रेडिट दे रहा हूँ वो एक्चुअल में क्रेडिट के लायक हैं, वो एक्चुअल में वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो हैं। मतलब वैसे मुझे कोई नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि अधिकतर लोग गिराने वाले ही मिले कि जैसे सेम फील्ड में काम करते थे तो वहाँ लोगों का चिढ़ना था कि यार ये आवाज़ें ज़्यादा अच्छी निकालता है तो इसका कट ऑफ करो, इसको जैसे तैसे हो सके इसका थोड़ा सा ध्यान भटकाओ और इसके हाथ से अपॉर्चुनिटी जितनी छीन सको उतनी छीनो। लोगों ने अपॉर्चुनिटी बहुत छीनी है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब दिलाई बहुत है। और गुरु ऐसा यार मुझे ऐसा कोई याद नहीं है। और सच में ये बात लोग कहते भी, जैसे आपने सही बात बोला कि कोई गुरु सिंगिंग सीखने में, डांसिंग सीखने में हमेशा सबका होता है, लेकिन मिमिक्री में ऐसा मुझे कोई गुरु नहीं मिला ऐसा ना। बहुत बड़ा, बहुत ताज्जुब वाला आपने जो कला सीखा है, बहुत ताज्जुब वाला, ताज्जुब कर देने वाला वो कला है। क्योंकि मैं सुना हूँ हर सोशल मीडिया पे मैं खोलता हूँ आप ही का सुनता हूँ। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप जो स्टार हैं बॉलीवुड से या फिर भोजपुरी से लेके किन किन स्टारों से आप मिल चुके हैं, किन किन स्टारों का जो है किस किस भाषा में आपने जो है इंटरव्यू भी लिया है, क्योंकि आप जो है एंकर रह चुके हैं, तो ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए भैया लाइन बाय लाइन। जी भैया, वो मैंने जो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के तौर पे जो दिल्ली में काम किया मीडिया में, तो उस टाइम पे अधिकतर मैंने बॉलीवुड में ही काम किया है। तो उसमें मैं एक टाइम पे सारा अली खान जी आई थी और उनके साथ आए थे रांझना मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राय जी। उस दिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन के, और अक्षय कुमार जी बहुत थक चुके थे इंटरव्यू देते देते। तो उन्होंने मुझसे ऐसे बोला था, देख मैं तुझे इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि थक गया हूँ, सारा आ जाती है अभी थोड़ी देर में, तो सारा को इंटरव्यू दे देना, वैसे तो कमाल लग रहा है मुझे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैंने मूंछ लगा रखी थी, तो वो थे कि मतलब कमाल लग रहा है, मतलब उनको ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, उनको ये लग रहा था कि सच में मेरी ये मूंछ है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूंछ चिपका रखी थी मैंने, तो अक्षय कुमार ने इस तरीके से बोला, वो चले गए। और उसके बाद एक बहुत बढ़िया लाइफ का मोमेंट बताऊंगा मैं, आपसे शेयर करना चाहूँगा। राजपाल यादव जी बहुत बढ़िया इंसान है यार, बहुत बढ़िया। उनकी एक मूवी आई थी मैच ऑफ द लाइफ, जिसमें विराट कोहली का हमशक्ल था और राजपाल यादव जी थे। और उस दिन मैंने अक्षय कुमार की आवाज़ निकाल के उनका इंटरव्यू लिया था, भूल भुलैया का कुछ डायलॉग मारे थे। तो राजपाल यादव जी को था कि यार ये लड़का करेगा क्या, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का कॉमेडी करेगा। तो कह रहे यार मैं तो नहीं करूँगा कॉमेडी। तो उन्होंने कहा हाँ आप मत करिएगा, यही करेगा। तो ये करेगा क्या? मैंने कहा ये अक्षय कुमार की आवाज़ में आपसे बात करेगा। अरे यार कैसे हो सकता है? मैंने कहा सुनिए तो सही। मैंने कहा राजपाल जी कमाल कर रहे हो आप, कसम से इस बार की भूल भुलैया में आपने मुझे याद नहीं किया है, लेकिन सही बताऊं मैं इस बार कार्तिक आर्यन को कम और आपको ज़्यादा देख रहा था। पहली पिक्चर में मैंने आपसे बोला था पानी से दूर रहने के लिए, लेकिन इस पिक्चर में मुझे रहना चाहिए था। बहुत बारिश हो रही है, मैं भीग गया, मुझे जुकाम हो गया। और उस टाइम पर राजपाल यादव सर का ये रिएक्शन था, और हंसते हंसते अरे भाई ये क्या। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो कमाल है। और पूरा इंटरव्यू जो अक्षय कुमार की आवाज़ में मैंने उनके साथ किया, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझे, बाद में अपना नंबर भी दिया। और राजपाल यादव जी आपको नंबर भी दिया? जी नंबर भी दिया, उनका नंबर है मेरे पास। और मतलब अब यह है कि इतना अच्छा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो मिल के देख चुका हूँ। बहुत सेलिब्रिटी का नाम लिया जाता है, तो उसमें मेरे को राजपाल यादव जी एक नंबर लगते हैं भाई, एक नंबर। और कोई सेलिब्रिटी जिनका आपने इंटरव्यू लिया? राम गोपाल वर्मा जी का भी लिया था, जिन्होंने डायरेक्टर हैं जो, उनका इंटरव्यू लिया है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी थे, उनका भी इंटरव्यू लिया। पंजाबी सिंगर का इंटरव्यू लिया मैंने, अखिल, जिन्होंने ख्वाब वाला गाना गाया था,
और गिप्पी गेरवाल का भी इंटरव्यू लिया मैंने। बस ये है कि सारे ये इंटरव्यू जितने भी लिए हैं इनमें से सारे इंटरव्यू मेरे पास नहीं थे। ये जिस चैनल के थ्रू मैं काम कर रहा था ये सब वहाँ उनके पास थे, तो हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं थी कि हम अपने चैनल पे इसको अपलोड कर सकें या हाँ, तो वो चीज़ भी थी। और बाकी इसी से बहुत सारी दिक्कतें भी हुई। जैसे अगर हम उस टाइम पे अगर डालते तो शायद मेरी भी पॉपुलैरिटी बढ़ती उस टाइम पे। इसमें मैं जितना भी हाथ पाँव मार लूँ वो हो नहीं सकता। लेकिन यह है कि जितने भी कलाकारों से अभी तक मैं मिल चुका हूँ, मुझे सबसे बेस्ट उसमें राजपाल यादव जी लगे थे, सबसे बेस्ट। और एक बद्री भैया, आपने जैसे यूट्यूब पे देखा होगा सिक्सर वेब सीरीज़ आई थी, उसमें जो येलो बाल करके रहते हैं बद्री भैया, उनका भी इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ। और वो भी बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। उनके साथ मेरी फ़ोटोज़ भी है। और जिस तरीके से वो मेरे से मिले थे और राजपाल यादव जी मिले थे, मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बहुत बढ़िया वो। अच्छा, ये तो हो गई हिंदी जो सिनेमा के जो चमकते सितारे हैं, और भोजपुरी के जो चमकते सितारे हैं उनका किसी से इंटरव्यू, किसी से संपर्क? इंटरव्यू और संपर्क तो नहीं हो पाया भैया, क्योंकि मेरा जो चैनल था वो बॉलीवुड का ही था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जिस होटल में खेसारी और पवन सिंह जी रुके थे उसी होटल में मेरा भी रुकना हुआ था। और उस होटल में जब मैं रुका था तो मेरा जो मतलब जिस तरीके से मेरा वहाँ पर वो चल रहा था कि कैमरा वैमरा देख के लोग थे, तो उन लोग को भी था कि यार ये कौन आया है कौन आया। तो जब रूम में आए खाना लेके तो उन्होंने पूछा कि आप भैया आप किस इससे हैं, यहाँ तो भोजपुरी के अभी खेसारी जी और पवन जी भी आए। मैंने क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा भैया हम तो खुद यूपी से हैं, भले ही अभी चैनल दूसरा हमारा, लेकिन मैं तो यूपी से ही हूँ। और खेसारी को तो बहुत सुनता हूँ मैं, मेरे फेवरेट है खेसारी याद, कसम से। उनके मतलब जितने जो वैसे गाने वो नहीं, लेकिन जितने उनके सैड सॉन्ग हैं और प्यार भरे गाने हैं वो सारे मुझे पसंद है। जैसे कि एक उनका गाना मुझे ये पसंद है कि अपना दांते से ओढ़नी दबा के अखियाँ मारे लो अंगूरी सबा के, तो एक वो गाना मुझे पसंद है उनका, बहुत पसंद है। तो वो कह रहा कि यार बताइए अभी आप पहले पता हो तो आपकी मुलाकात करवा देते। मैंने कह रहे यार, तो एक अपॉर्चुनिटी ये छूट गई। लेकिन हाँ ये है कि सेम होटल में रहना हुआ, लेकिन मिलना और अभी तक किसी ऐसे बॉलीवुड मतलब भोजपुरी स्टार से अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। और भगवान करे आगे चल के, मैं खुद चाहता हूँ कि एक बार और किसी से नहीं थी, कम से कम मैं खेसारी लाल यादव से तो मिल लूँ और एक बार रवि किशन जी से मिल लूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उन दोनों का। चलिए, बहुत अच्छी बात। कोई बात नहीं, भोजपुरी के जो सितारे हैं उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन आप जो मुकाम हासिल कर चुके हैं शायद ही वो कोई बंदा होगा जो कि ऐसे मुकामों पे पहुंच के और जो है अपने मतलब स्थान पे फिर स्थगित हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे मीडिया वाले आपके घर पे आना जो है शुरू कर दिए? अच्छा, आप कौन से ज़िले से आते हैं? जी मैं देवरिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला। जी, अभी तो मैं कहूँगा कि भैया मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब अगर हम ये कहते हैं ना सीमा और रेखा की बातें छोड़ दें कि मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कहाँ का हूँ, तो वो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। सबसे पहले भैया मेरा एक ही परिचय है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो वो है कि अब हिंदुस्तान में रहता हूँ तो हिंदुस्तानी कहलाऊँगा। और जितना भी मैंने अभी तक मीडिया वालों को इंटरव्यू दिया है, जितने भी लोग मेरे पास आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक माध्यम से आए हैं क्योंकि उनको मेरी वीडियो पसंद आई। मेरी कपिल शर्मा शो वाली वीडियो थोड़ी और चली, वायरल हुई कहीं ना कहीं। और वही कह रहा हूँ, सपोर्ट मेरे गांव के एक भाई हैं बीरबल यादव जी, उनसे किसी ने पूछा था मेरे बारे में कि यार आपके गांव में एक हैं जो आवाज़ निकालते हैं, तो उन्होंने कहा था जी हाँ हैं, तो यार उनका इंटरव्यू मिल जाता। तो उन्होंने कहा ज़रूर मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा हाँ दे दूँगा। बस यही हुआ कि पहले दिन उनको इंटरव्यू दिया, अगले दिन 2-3 लोग और आए, और फिर क्या होता है कि जैसे आपके चैनल के माध्यम से अभी जो लोग देखेंगे तो कल आपसे और लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, मतलब वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा ही हुआ, जैसे एक जने आए तो एक से किसी ने दूसरे से पूछा तो वो दो लोग आ गए। उसके बाद दूसरे दिन किसी और चैनल से देखा किसी ने, तो वो से 3 लोग आ गए। तो ये हुआ कि मतलब मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, मतलब मेरे पास सभी लोग का समर्थन हुआ। ये नहीं कि हाँ पहले कोई और आया बाद में कोई आया, ऐसे नहीं। लेकिन क्या हुआ कि सबने मेरे को कहीं ना कहीं नंबर दे के मेरे को शेयर किया, लोगों तक पहुँचाया है मेरे को, तो उसमें सभी का हाथ था। सिलसिला जो है कपिल शर्मा का शो का जो वीडियो आपका है वही मेन जरिया वही है, वही वायरल हुआ, वही से उसी से किसी मीडिया वाले ने देखा और यहाँ से सिलसिला आपका शुरू है। और मैं भी आपके यहाँ मौजूद हूँ। जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं और आपका भी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर आए और इतना समय मुझे दिया, इतनी मेरी बातें सुनी, और जितना हो सके उतना मैंने वो सच्चाई बताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर रहती हैं बातें और हर जगह इंसान नहीं कह पाता है। इतने सारे इंटरव्यू हुए हैं मेरे, लेकिन जितनी खुल के बातें मैंने आपसे करी हैं और आपने मेरे को सुना है उतना मैंने किसी से नहीं करी, क्योंकि
ये मेरे बात मन में अंदर से कब से है, सिर्फ अब अपने लिए नहीं, मैं बहुत ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखता हूँ जो आज के ये रील्स के ज़माने में छुप चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, या कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी जो चीज़ है वो किसी और को मिल रही है और वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और यही चीज़ है जो मुझे कहीं ना कहीं खल रही है कि आप उसको दीजिए जो वैल्यू करता है, उसको मत दीजिए जो आपको वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि उनको सच में कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान को वायरल कर दें, आप किसी ऐसे इंसान को वो व्यूज़ दें जो एक्चुअल में वो डिज़र्व करता है। ऐसे मैं लिस्ट निकाल के दिखा दूंगा आपको कि ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में सारी बातें कभी भी आती थी तो मैं कह नहीं पाता था, या मैं कह भी देता था तो कितने इंटरव्यू में कट जाती थी। और अभी भी मैं ये कहूँगा, जो आपको सही लगेगा आप रखिएगा, जो आपको सही नहीं लगेगा आप काट दीजिएगा। आपका जो हमारा जो संबंध है, संबंध देखिए इंसानियत का होता है और इसमें एक शब्द भी आपका नहीं कटेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जो ज़्यादा जा रहा होगा तो आप उसको कट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में देखता हूँ ना, सोशल मीडिया मैं भी चला रहा हूँ तो मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी कभी फेसबुक खोलता हूँ तो मेरे सामने ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं जिनको शायद मैं क्या बहुत से लोग नहीं देखते होंगे। और इंस्टा पे भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट मेरे सामने नज़र आते हैं जो सच में मैं देखना ही नहीं चाहता। उसमें क्या होता है कि आप 3 साल का एक छोटा बच्चा होता है, 4 साल का एक छोटा बच्चा होता है जो जिसको ABCD सिखानी चाहिए, जिसको हनुमान चालीसा सीखनी चाहिए, जिसको अपने गायत्री मंत्र सीखने चाहिए, वो वहाँ पर गाली दे के बोल रहा होता है कि अगर उससे आप पूछ रहे हैं कि भाई तू कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है क्या, तो वो गाली देके बोलता है कि तेरे को उससे क्या मतलब है। अब आगे वो कुछ भी बोल सकता है, आप समझ रहे होंगे कि मैं उस भाषा का यूज़ नहीं कर सकता। वो बहन की या माँ की है ना, ऐसी गाली में बात कर रहा है एक छोटा बच्चा। और आपके अगर घर का छोटा बच्चा अगर इस तरीके से बात करे तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो आप किस तरीके का जो कह रहे हो ना कंटेंट फैला रहे हो किस तरह, तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि और उनमें जब मैं व्यूज़ देखता हूँ तो मैं सच में सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि क्या ये हमारा हुनर जो भगवान ने हमें दिया है ये कहीं ना कहीं कमी है क्या इसमें, या कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, बेकार हो गया है। हमें भी यही करना चाहिए। फिर मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं कल के दिन उनसे यही बोलूँ कि यार ये कर वायरल हो जाएंगे तो मैं कर सकता हूँ। मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि कहते हैं भैया हमारे साथ वीडियो बनाइए, करिए हमारे साथ। मैं कहता हूँ हाँ बनाएंगे, लेकिन थोड़ा पहले पढ़ाई करो उसके बाद बनाएंगे। और वो सच्चाई है, जब आज आपके दिन थोड़ा पढ़ोगे तो आपको सही गलत के बारे में पता होगा। लेकिन आप पहले से ही अगर बच्चे को गाली गलौज और गंदगी वाली भी चीज़ें सिखाओगे और कल के दिन जब वो बड़ा बच्चा होगा, जब बड़ा होगा वो आप ही के लिए नासूर बन जाएगा। जी 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 जी, आप ही के लिए गड्ढा खोदेगा और जो उसका भविष्य जो अंधकार में जाएगा। जाएगा ही जाएगा। क्या सीखेगा वो? आज 12 साल का बच्चा क्या सीख रहा है? फ़ोन से क्या सीख रहा है? आप उसको क्या सिखा रहे हो? सिखा पा रहे हो? कुछ नहीं सिखा पा रहे हो। उसका फ़ोन है वो कुछ भी देख रहा है। हमारे टाइम पे तो 12 साल की उम्र में हमारा फ़ोन नहीं था। हम जो गाड़ी के टायर थे उस पर ऐसे मार मार के गलियों में घूमते थे। शक्तिमान देखने के लिए हम स्कूल से भाग के आते थे, शक्तिमान देखना है हमें। आज पूछ लो किसी से कुछ क्या देखना है, वो बता देगा। वो आपको बता देगा कि हाँ ये वाली साइड पे जाइए, वाली साइड पे जाइए। तो ये चीज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो हुनर है, जो मेरा क्या एक मेरे हुनर से रिलेटेड एक मैच करता हुआ एक आता है बीट बॉक्सिंग, जो मुँह से कितने लोग आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे, और उससे बड़ा कोई हुनर नहीं है। अपने आप में वो बहुत बड़ा हुनर है और लोग उसको कोई पूछते नहीं है। मेरे मिमिक्री के टैलेंट को लोग कहते हैं यार आवाज़ ही तो निकालता है। अरे तू एक निकाल के दिखा। ये बात तो सही आप बोल रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं वो कम से कम एक ही मिमिक्री का आवाज़ निकाल दें। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं एक प्रोग्राम में गया था और उस प्रोग्राम में मेरे से ये बोला गया था कि आवाज़ ही तो निकालते हो यार, ये तो मेरा 5 साल का बच्चा भी कर लेगा। मैंने कहा मैडम एक काम करता हूँ, 1000 रुपये देता हूँ, आप अपने लड़के से एक बार बोल दो सलमान खान की आवाज़ निकाल दे। हे हंसने लग गई मैडम। मैंने कहा मैडम हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सच्चाई कर रहा हूँ। अरे यार आप तो बुरा मान गए। मैंने कहा मैडम आपने बात ही ऐसी करी, मैं कलाकार हूँ, अगर आपको मुझसे परफॉर्म नहीं करवाना मत करवाइए, लेकिन ये मत कहिए कि मेरा 5 साल का बच्चा भी आवाज़ निकाल देगा। तो मैं कहूँगा एक बार सलमान खान की आवाज़ निकाल दे। वो 1000 रुपये भी दे रहा हूँ, मैं 1000 रुपये भी दे रहा हूँ। तो हंसने लग गई, चुप हो गई हूँ। तो ऐसा मुझे बहुत जगह में सुनने को मिला, लेकिन फिर भी मैं वही बात बोलूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज की जो ऑडियंस है वो सच में मेरे हिसाब से बेफजूल की चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रही है, और जो देखने वाली चीज़ है उसको ना देख के ना देखने वाली चीज़ पे ज़्यादा उसका ध्यान है। ये चीज़ है। चलिए ठीक है, हमारे साथ ये राहुल जी थे। इनकी बातें आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यही वो राहुल जी हैं जो कि आज के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एकदम छाए हुए हैं मिमिक्री में, अपने मिमिक्री को लेकर। और आपका कोई वेबसाइट या कोई कुछ चैनल वैनल? जी मेरा चैनल है राहुल शो UK04, और बिना स्पेस के, मतलब राहुल शो UK04 एक ही लाइन में आप लिखेंगे तो मेरी DP लगी है
मेरा ही चैनल है वो। एक्चुअली क्या था कि जो पुराना चैनल था उस पर कपिल शर्मा शो वाली जो वीडियो मैंने डाली थी उस पर स्ट्राइक आ गया और अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा और नया चैनल बनाया। तो आपको सब्सक्राइबर भले ही कम दिखेंगे, जितना मेरा टैलेंट है उसके हिसाब से वो जज नहीं करता मेरा सब्सक्राइबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग सर्च करेंगे तो उनको ये लगेगा यार इतने कम सब्सक्राइबर कैसे हो सकते हैं जब इतने पॉपुलर हो रहे हैं या इतने सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं वही बात बता रहा हूँ कि सब्सक्राइबर कम है, लेकिन क्या है कि आप लोग जितना प्यार देंगे तो वो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, फॉलोअर भी बढ़ेंगे। और राहुल शो UK04 बिना स्पेस के आप एक ही लाइन में लिखिएगा, आपको सबसे पहले मेरा चैनल दिखेगा। फेसबुक पे भी वही है, इंस्टा पे भी वही है, यूट्यूब पे भी वही है। तो जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और निराश नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा। और कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं दूंगा कि जिससे आपको ये लगे कि यार ये देखने लायक नहीं है। यही जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ तक बात रही, इन्होंने कहा कि सब्सक्राइबर कम है, मेरा मानना है कि सब्सक्राइबर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कोई भी काम जीरो से ही शुरू किया जाता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके विचारों को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे इनकी भावनाओं को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे इनकी सोच को लेकर, जो कि इनके दिल से जो बातें निकली हैं। हालांकि ये एजुकेटेड हैं, सब कुछ एकदम सर्वगुण संपन्न है। तो राहुल जी, अब तो बातचीत तो ज़्यादा हो गई, तब एक चीज़ हम आपसे मांगे के चाह बताई कुछ हुएगा ना मांग ले कि हम दे ना पाई। हाँ, एगो बीड़ी बका बीड़ी। अरे बोरे देख रही तो बीड़ी मांगता रहे, हमरा लगे बीड़ी तो नहीं कर, लेकिन हम तारा के एगो सीढ़ी दे सकता नहीं नीचे जाए काटी। थोड़ा सा मस्ती ज़रूरी होता है वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा ज़रूर। हम भी थोड़ा खुश दिल मिजाज आदमी है, और जो लोग मिलते हैं वैसे तो थोड़ा सा मस्ती हो ही जाती है, क्योंकि हर इंसान आज के डेट में दुखी है। क्यों? जी जी ज़रूर, दुखी तो है कहीं ना कहीं, और खुशी बांटते रहना चाहिए। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।